हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आपका एचएएल का जो एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है उसके लिए स्टेप बाय स्टेप अपन प्रोसेस को समझते हैं। आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो आपकी डिजाइन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग की आपको पोस्ट आई हुई है उस पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो प्रोसेस है उसको समझते हैं। कंप्लीट नोटिफिकेशन तो आपके साथ डिस्कस किया गया था। अब जो अपन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है उसको समझते हैं। यहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपको जो इंटर करोगे आप यहां पर तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास में डिटेल्स आ जाएंगी। आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करेंगे। सबसे पहले डिजाइन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट आपके सामने है, अलग अलग बताई हुई है। डिस्कशन भी करते हैं, जो आपका नोटिफिकेशन है उसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं वापस से, कोई भी डाउट रहता है तो ठीक है। तो ये आपका नोटिफिकेशन था जिसके अंदर डिजाइन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग दोनों की पोस्ट आपको दी हुई थी। ठीक है, चलिए तो यहां पर देख लें। जो डिजाइन ट्रेनिंग है मैकेनिकल के अंदर आपकी टोटल 22 पोस्ट है। ठीक है, डिजाइन ट्रेनिंग मैकेनिकल के अंदर आपकी 22 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज भी यहां पर स्प्लिट करके आपको बताया गया है। इसके बाद में मैनेजमेंट ट्रेनिंग की भी मैकेनिकल के अंदर आपके 27 नंबर ऑफ पोस्ट है। मतलब सबसे ज्यादा पोस्ट अगर मैं बात करूं तो डिजाइन ट्रेनिंग हो या फिर आपके सामने मैनेजमेंट ट्रेनिंग, दोनों के अंदर आपकी खूब बढ़िया पोस्ट है और मैक्सिमम पोस्ट मैं बोलूंगा कि आपकी मैकेनिकल की है। इसके बाद में ओबीसी के सर्टिफिकेट के रिगार्ड काफी बार स्टूडेंट पूछते हैं कि भाई ओबीसी अगर आप नॉन क्रिमिनल कैटेगरी के अंदर फॉल करते हो, अगर क्रिमिनल कैटेगरी के अंदर हो तब तो आपको जनरल ट्रीट किया जाएगा, नॉन क्रिमिनल के अंदर हो तो सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए, तो 6 मंथ पुराना होना चाहिए। 6 मंथ कब से काउंट किए जाएंगे? 14/8/2026 से काउंट किए जाएंगे। इससे 6 महीने पुराना होना चाहिए ओबीसी का सर्टिफिकेट अगर आप नॉन क्रिमिनल कैटेगरी के अंदर आते हैं तो। इसके बाद में जो यहां पर जो डिटेल्स हैं उनको फटाफट एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट करेंगे। क्वालिफिकेशन आपको भले ही से लेटरल एंट्री हो, चाहे आपने 12th के बाद में बीटेक किया है, दोनों इक्विवेलेंट माने जाते हैं। लिख भी रखा है यहां पर 10th के बाद में 12th और 4 ईयर आपने बीटेक किया है, या फिर 10th के बाद में 3 ईयर का आपने डिप्लोमा देन आपने 3 ईयर बीटेक किया है, तब उसका लेटरल एंट्री स्टूडेंट है उनको भी इक्विवेलेंट जो है माना जाता है। यहां पर सब ये जो अपनी रिक्रूटमेंट होती है सबके अंदर इक्विवेलेंट माना जाता है, लिख कर भी यहां पर बोला गया है। ठीक है ना। मैकेनिकल के अंदर ये सब ब्रांचेस आपकी एलिजिबल, मतलब मैकेनिकल के साथ में इंडस्ट्रियल है या फिर प्रोडक्शन है या फिर ऑटोमेशन है तो वो भी इक्विवेलेंट टू मैकेनिकल माना जाएगा, ये डिजाइन ट्रेनिंग के लिए। और सेम एज मैकेनिकल ट्रेनिंग जो आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग है मैकेनिकल, उसमें भी सेम ब्रांचेस आपका यहां पर मैकेनिकल प्लस इंडस्ट्रियल, मतलब आपका मैकेनिकल प्लस प्रोडक्शन दोनों के अंदर कंबाइंड है अगर आपको, तब भी इक्विवेलेंट टू मैकेनिकल आपका जो पेपर है, जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग हो भले से डिजाइन ट्रेनिंग हो, दोनों के अंदर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में जो एग्रीगेट परसेंटेज है दोनों के लिए आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर है तब आपके मिनिमम जो एग्रीगेट परसेंटेज है वो कितने से ऊपर होने चाहिए, और अगर एससी एसटी के अंदर फॉल करते हैं तब आपके एग्रीगेट परसेंटेज जो है डिजाइन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के सभी डिसिप्लिन के लिए जो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आप अगर क्राइटेरिया फिल कर रहे हैं तब आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। ठीक है ना। तो ये सब आपको दिया गया है। इसके बाद में जो इंटीग्रेटेड वाले हैं, बीटेक प्लस एमटेक किया हुआ है, वो भी आपको यहां पर एलिजिबल है, क्लियरली लिखा हुआ है। एज क्राइटेरिया देख लेना। ओबीसी जो एनसीएल है, नॉन क्रिमिनल कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। एससी एसटी को 5 ईयर का, बाकी जो है जनरल कैटेगरी के लिए आपको डेट है मेंशन की हुई है कि मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है। अच्छा, इसी टाइप से आपके सामने मोड ऑफ पेमेंट की बात करूं तो 500 रुपीज है आप सभी कैटेगरीज के लिए। अदर देन एससी एसटी से आप अगर बिलोंग करते हैं तब कोई भी फी नहीं होगी, आप फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसको यहां पर स्टेप बाय स्टेप बताया गया। सबसे पहले वैलिड ईमेल आईडी आपके पास में होनी चाहिए। आप जो डिटेल्स एंटर करेंगे कंप्लीटली यहां पर 1 बाय 1 लिखी हुई है सारी चीजें। अच्छा, इसके बाद में जो एप्लीकेशन फॉर्म का फिलिंग का टाइमिंग है वो यहां पर मेंशन है 29 जुलाई से आपका टाइमिंग जो यहां पर लिखा है 29 जुलाई 2026 से आपका फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट है, और यहां पर स्टेप्स भी मेंशन किए गए हैं, कंप्लीट स्टेप्स हैं वो मेंशन किए गए हैं।
इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस है, सिलेक्शन के प्रोसेस के अंदर देखना यहां पर आपको जो एग्जाम सेंटर वगैरह के रिगार्ड बोला गया, एग्जाम सेंटर भी अपन फिल करेंगे, कौन कौन से एग्जाम सेंटर है उनके बारे में भी आपको आइडिया हो जाएगा। और यहां पर जो प्रोसेस है, टेस्ट का प्रोसेस है, यहां पर कंप्लीटली लिखा गया है। एमसीक्यू टाइप पार्ट 1 के अंदर आपको 20 एमसीक्यू क्वेश्चन जो जनरल अवेयरनेस के होंगे, सेकंड पार्ट के अंदर 40 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश एंड रीजनिंग से, पार्ट 3 के अंदर आपका जो कंसर्न जो आपका डिसिप्लिन आप सेलेक्ट करोगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। और ये 100 क्वेश्चन है, इनका सिलेबस क्या होगा तो वो भी मैं आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में बोला गया गेट 2000 जो आपका लेटेस्ट 26 का जो यहां पर सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। आपको डिस्प्ले कर दूंगा यहां पर, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। जो आपका टेस्ट है सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा, इंटरव्यू के अंदर 1:5 के अंदर, मतलब 5 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, उनमें से एक कैंडिडेट को फाइनल जो है सेलेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू राउंड के बाद में, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उनको डिस्प्ले कर दूंगा, मैं आपको पीडीएफ है उसको डिस्प्ले कर दूंगा, एक बार इनको देखने के बाद में फॉर्म को प्रोसीड करना, ठीक है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट है, अगर आप ट्रेनिंग पीरियड के टाइम पर बीच में अगर स्किप करते हैं, वहां से रिजाइन करते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा, ट्रेनिंग का जो फी है उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में जो जनरल कंडीशंस है उनको लिखा गया है 1 by 1, एक बार इनको पढ़ लें आप, उसके बाद में आपको डिस्कस भी किया गया था। नोटिफिकेशन अगर आप जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी आपको जो बनवा करके रखना पड़ता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है यहां पर मेल आईडी दी हुई है, आपको कोई भी डाउट होता है तो हेल्प डेस्क पर आप मेल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी क्वेश्चन है आपका, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, उनके अंदर आपके कवर कर लिए जाते हैं, आपके कॉमन डाउट्स हैं उनको वहां पर मेंशन किया जाता है। फिर भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो ये सबसे ऑथेंटिकेटेड सोर्स है किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए, किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए हेल्प डेस्क है, उसके आइदर फोन नंबर दिए जाते हैं या फिर मेल आईडी दी जाती है या फिर दोनों भी दिए जाते हैं काफी बार। यहां पर मेल आईडी दी हुई है, सबसे ऑथेंटिकेटेड सोर्स ये है यहां पर आपको, ठीक है ना। यहां पर आपको एग्जैक्ट जो सटीक जानकारी यहां पर मिलेगी अगर कोई डाउट होता है आपको, ठीक है। इसके बाद में ये थोड़ा स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें, टेंटेटिव डेट्स है यहां पर, एप्लीकेशन फॉर्म भरने से लेकर फाइनल आपकी ट्रेनिंग तक कंप्लीट जो है यहां पर डेट मेंशन की गई, सारी जो टेंटेटिव शेड्यूल है उसको यहां पर मेंशन किया गया है। इसको एक बार ही आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें। टेस्ट कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, इंटरव्यू की डेट्स कब आएंगी, फाइनल रिजल्ट कब आएगा, सारी डिटेल्स यहां पर एक साथ में मेंशन की गई है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में ये अपन डिटेल्स है, कंप्लीट नोटिफिकेशन अपन ने देख लिया। इसके बाद में मेडिकल स्टैंडर्ड जो मैं आपको बता रहा था उनको एक बार डिस्प्ले कर देता हूं आपके सामने। यही एप्लीकेशन फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन का आपका पेज है उस पर ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड किया गया है, ठीक है ना। तो चलिए मेडिकल जो आपका स्टैंडर्ड्स हैं उनको मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूं। यहां पर 8 पेजेस की जो पीडीएफ है उसको अपलोड किया गया है। बॉडी मास इंडेक्स है, जो जनरल वेट, ये सब हाइट है, ये सब यहां पर आपको मेंशन किए गए हैं। तो ये 8 पेज की जो आपके पास में पीडीएफ है उसको आप एक बार देख लें एक बार एटलीस्ट, ठीक है ना। उसके बाद में आपको नेक्स्ट है जो प्रोसीड करना है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट आपके सामने यहां पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उनको मैं डिस्प्ले कर देता हूं एक बार। मोस्ट ऑफ द डाउट्स आप मान करके चलें यहां पर आपको बता दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो यहां पर बी आपका किया हुआ है या बीटेक किया हुआ है या फिर इंटीग्रेटेड डिग्री है, बीटेक प्लस एमटेक है, तब एलिजिबल है या फिर नहीं है, क्लियर कट क्वेश्चन आंसर की फॉर्म के अंदर आपको बोलकर बताया गया है। 3 ईयर अगर आपने डिप्लोमा किया है देन डिग्री किया है तब एलिजिबल है या नहीं है। ये 6 पेजेस की पीडीएफ आपके सामने यहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है, तो इसको आप एक बार देख लें एटलीस्ट, ठीक है ना। तो सीजीपीए परसेंटेज सबके लिए आपको बोला गया है। अच्छा, डिजाइन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? अच्छा, आप एक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आइदर आप डिजाइन ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करें या फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करें, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एडवर्टाइजमेंट में आपको लिख करके दिया गया, सिमिलर है दोनों के लिए। अगर आप डिजाइन के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तब आपको डिजाइन ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए तो उसके अकॉर्डिंग उस हायरार्की के अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो डिजाइन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के अंदर एक आप अप्लाई कर सकते हैं, दोनों के लिए अगर आपने अप्लाई किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, सिंपल है, ठीक है ना। जो भी आपका इंटरेस्ट का एरिया है उसके अकॉर्डिंग आपको
फॉर्म फिल करना है, डिजाइन के लिए करना है, फिर मैनेजमेंट के लिए करना है, ठीक है ना, क्योंकि जो हायरार्की है उसके अकॉर्डिंग चलेगी, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन होगा जो एचएएल के अंदर, ठीक है ना। तो चलिए ये जो कंप्लीट आपको जो है डाउट्स की फॉर्म के अंदर 1 बाय 1 की वही कब तक है, जो आपका यहाँ पर भले से आप SC ST से है या ओबीसी से है, कोई भी रिजर्व कैटेगरी से है, तब आपका सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए, सब डिटेल्स ऑलमोस्ट क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए जाते हैं, ठीक है ना। ये डिटेल्स जो आपको क्वेश्चन की फॉर्म के अंदर आपको मतलब ऑनलाइन वापस देख सकते हैं, या सिलेबस के रिगार्ड, अच्छा सिलेबस के रिगार्ड तक कुछ डाउट अगर आपके सामने है तो ये देख लेना, गेट 2026 यहां पर कंप्लीटली लिखा हुआ है, जो आपका डिजाइन ट्रेनिंग या फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जो भी आपका थर्ड पार्ट जो मैंने बोला था, जो आपको रिलेटेड डिसिप्लिन है उससे पूछा जाएगा, तो उसको स्टैंडर्ड किसको माना है, गेट 2026 का जो आपका डिसिप्लिन का पेपर है उसको स्टैंडर्ड मान करके, मतलब जो मैकेनिकल का पेपर होगा उसके लिए आप गेट 2026 का जो आपका पेपर है उसको स्टैंडर्ड मान के उसके अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जो तैयार करेंगे, ठीक है। बाकी जनरल अवेयरनेस है या फिर इंग्लिश है या रीजनिंग है, उनका आप कॉमन जो पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं, उनके लिए स्पेसिफिक जो अलग से सिलेबस नहीं दिया गया है यहाँ पर। और अगर नेक्स्ट कोई भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन आती है सिलेबस के रिगार्ड तो आपको बाकायदा बताया जाएगा इसके रिगार्ड, ठीक है ना, वेबसाइट पर आपको अपलोड किया जाएगा। फिलहाल के लिए स्टैंडर्ड आप गेट 2026 को मान करके चलेंगे, और बाकी जो पैटर्न है आपका जो जीके या फिर यहाँ पर आपके इंग्लिश का पार्ट है, रीजनिंग का पार्ट है, वो आपका कॉमन सिलेबस है, तो बाकी सब एग्जाम के अंदर आता है, ठीक है ना। तो ये कंप्लीटली लिखा हुआ है नोटिफिकेशन के अंदर, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पर आप भले से स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं कि भाई क्या सिलेबस है आपका मैकेनिकल का, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप हाईलाइट करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो डिटेल है वो कंप्लीटली आपको लिखी हुई है, कब से कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, किन को फॉर्म फी पे करनी है, ये सारी डिटेल्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के अंदर आपके पास में, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल कि उम्मीदवारों के लिए सावधानी जो सूचना है, मतलब आप जो भी वेबसाइट पर डिटेल इंटर है उसको ही ऑथेंटिकेटेड मानकर चलें, अदर सोर्सेज पर कुछ भी लिखा हुआ है तो उसको आप रेफरेंस नहीं मानेंगे, तो ये डिटेल यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। चलिए इसके बाद में अब एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग है उसको स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तब तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर आप क्लिक करिए, डायरेक्ट अपनी मेल आईडी, अपना डेट ऑफ बर्थ है उसको एंटर करेंगे और जस्ट आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका ओपन हो जाएगा। अच्छा, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, मेल आईडी आपने नहीं दी है, तब आप सबसे पहले तो उसको क्लिक करना है, ठीक है। देन क्लिक हियर टू अप्लाई, क्लिक हियर टू अप्लाई। अच्छा, यहां पर क्लिक हियर टू अप्लाई करते ही आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज को ओपन होने के बाद में यहां पर मेल आईडी, जो आपकी मेल आईडी अभी आपका ओटीपी वेरीफाई हो सकता है, उस मेल आईडी को यहां पर एंटर करना है। तो यहां पर हम एज ए डमी अगर यहां पर अप्लाई कर रहे हैं अपन, तो एक सैंपल फॉर्म के अंदर मैं फिल कर देता हूं ताकि यहां पर नेक्स्ट अपना फॉर्म है जो प्रोसीड हो सके, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए, तो ईमेल एड्रेस है उसको मैं इंटर कर रहा हूं, यहां पर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, अपने अकॉर्डिंग अपना ईमेल एड्रेस है उसको आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए मैं इंटर करता हूं, यहां पर एक मेल एड्रेस है, दैट इज यहां पर मैं मेल एड्रेस जिस पर वेरीफाई कर पाए ताकि नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसको अपने आगे फॉर्म है वो ओपन हो सके आपका, ठीक है। चलिए, ये हमने मेल आईडी एंटर कर दी, ठीक है ना, यहां पर मेल आईडी एंटर कर दी हमने ये, ठीक है। नेक्स्ट है ये आपको कंफर्म करनी है मेल आईडी, सेम वापस एज इट इज आपको फिल करना है। ठीक है, ये हमने कंफर्म कर दिया, वापस से सेम आपको मेल आईडी एंटर करनी है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट आपको सेंड ओटीपी, ओटीपी सेंड करोगे तो आपके सामने जो आपने मेल आईडी एंटर करी है उस पर आपको ओटीपी भेज दिया जाएगा, उस पर आपको ओटीपी भेज दिया जाएगा। अब इस ओटीपी को हम वेरीफाई करेंगे, जो आपको ओटीपी यहां पर मेल आईडी पर आपको ओटीपी आ जाएगा, जो भी आपकी मेल आईडी आप सब एप्लीकेशन फॉर्म में भरते हो वही यहां पर आपको एंटर कर देना है, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी कम्युनिकेशन है वो अब प्रेजेंट की अगर अपन बात करें
तो यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन मेल के थ्रू होता है रेदर देन मतलब डॉक्यूमेंट्स भी भेजे जाते हैं, लेकिन मोस्टली कम्युनिकेशन है आपको मेल के थ्रू बताया जाता है कि आपके एडमिट कार्ड आ गए हैं या फिर आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, फाइनल रिजल्ट के बारे में सब लगभग मेल पर ही आपके सामने क्लियर होती है। ठीक है, ये हमने वेरीफाई कर दिया। अब देखना यहां पर आपका पेज ओपन हो गया है। अब इसमें से आपको डिजाइन ट्रेनी या मैनेजमेंट ट्रेनी एक सेलेक्ट करना है। एक आपने सेलेक्ट कर लिया, उसी का आपका पेपर होगा कि भाई हम दोनों के लिए भर सकते हैं क्या, डिजाइन ट्रेनी भी भर दें मैनेजमेंट ट्रेनी भी भर दें, रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। अच्छा, अगर मान लो डिजाइन ट्रेनी भर दिया तब मैनेजमेंट नहीं भर सकते, मैनेजमेंट भर दिया तब डिजाइन नहीं भर सकते। क्या इनके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है? क्वालिफिकेशन सेम आपकी बीटेक डिग्री होनी चाहिए, जो रेस्पेक्टिव आपके सामने डिसिप्लिन है उनके अंदर डिग्री होनी चाहिए। भाई डिजाइन का मतलब कुछ और क्राइटेरिया आपको यहां पर फिल करना पड़ेगा तब डिजाइन है, या फिर मैनेजमेंट में कुछ और करना पड़ेगा। सब दोनों की क्वालिफिकेशन सेम लिखा हुआ आपको, बाकायदा हमने नोटिफिकेशन डिस्प्ले किया था अभी, उसके अंदर सेम है। आप डिजाइन एरिया के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो आपकी हायरार्की बता रहा हूं कि आपका प्रमोशन भी उसी लेवल पर होगा, मतलब जो डिजाइन का हायरार्की है उसके अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन होगा। मैनेजमेंट के अंदर जाते हो तो मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, तो चलिए अब यहां पर हम किसी भी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं। अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट वाली बात है कि आपको वर्किंग, आप सिंपल सा मानते हो, चलो आपको पर्टिकुलर बोला जाए कि आप नॉर्थ रीजन के अंदर जो आप जॉब करने के अंदर इंटरेस्टेड है, या साउथ रीजन के अंदर, किसी कोई भी आपको बोलकर चले। इसी प्रकार से डिजाइन के अंदर आप वर्क करने में इंटरेस्टेड है, मैनेजमेंट के अंदर आप इंटरेस्टेड है, उसके अकॉर्डिंग अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट से आप फिल करें। यहां पर एज ए सैंपल फॉर्म के अंदर मैं फिल कर रहा हूं तो एक सेलेक्ट कर लेता हूं। लिखा भी गया है आपको कि आप अगर इसके लिए पात्र हैं तब जिस पद के लिए आप अपने आप को उपयुक्त समझते हैं तो उसके लिए आप चयन करें। तो हम यहां मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए चलो अप्लाई कर देते हैं। सेम डिजाइन के लिए आपका, अगर डिजाइन करोगे तो यहां पर डिजाइन ट्रेनिंग का आपका सेम आपको डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। सेम आपको जो है यहां पर 1 बाय 1 डिटेल्स आप एंटर करते जाओगे, उसके बाद में सेम फॉर्म में, कोई उसके अंदर चेंजेस नहीं है। ठीक है, मेल आईडी हमने वेरीफाई कर दी है तो यहां पर आपके सामने लिखी हुई भी आ जाएगी। ठीक है, चलिए एज ए डमी फॉर्म जो सैंपल फॉर्म के अंदर भर रहे हैं तो यहां पर हम एक यहां पर नेम एंटर कर देते हैं आप अपने अकॉर्डिंग जो भी। ठीक है ना, चलिए तो यहां पर हम दैट इज नेम एंटर कर देते हैं। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ आपकी, अच्छा कोई भी आप डिटेल्स एंटर करें, इनको अंदर ध्यान में देना कि आप जो भी डिटेल एंटर करते हैं वो आपके 10वीं का जो सर्टिफिकेट है, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म जिस टाइम पर भी आपको फिल करना हो, अपना 10th का सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट है, 10वीं की मार्कशीट है, उसको सामने लेकर के रखें। उसी के अकॉर्डिंग आपका मान लो आधार कार्ड में क्या है वो करेक्शन हो जाएगा, लेकिन जो 10वीं की मार्कशीट है वो आपको स्टैंडर्ड, हमेशा कोई भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरो उसके अकॉर्डिंग एज इट इज आपको डाटा, उसमें डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसमें आपके फादर्स नेम मदर्स नेम का स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, एज इट इज रहनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है ना, तो चलिए यहां पर हम इंटर कर देते हैं, जैसे कोई एक सैंपल फॉर्म के अंदर भर रहे हैं तो इस टाइप से यहां पर इंटर कर देते हैं। आप वो क्राइटेरिया फिल कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना, चलिए यहां पर भी हम जो है इंटर कर देते हैं। ठीक है, तो हमने इंटर कर दिया। ठीक है, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में देख लेना यहां पर आपके सामने कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, जो एलिजिबल ब्रांचेज हैं उनको यहां पर 1 बाय 1 आपके सामने आ जा रहा है। दैट इज मैकेनिकल हमने अप्लाई कर दिया। ठीक ना, मैकेनिकल अप्लाई करने के बाद में यहां पर आपको दिया गया मैकेनिकल के अंदर भी आपकी मैकेनिकल अकेला, या फिर मैकेनिकल के साथ में इंडस्ट्रियल है, या प्रोडक्शन है, या ऑटोमेशन है, या फिर मैकाट्रॉनिक्स है, अदर आपकी ब्रांचेज है तब तो उनको सेलेक्ट करना है। अकेला मैकेनिकल से है तब मैकेनिकल को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक ना, अच्छा इसके बाद में आपकी कैटेगरी है, अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपको बाकायदा सर्टिफिकेट के अंदर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आपका बना हुआ है तभी आपको एंटर करना है। ठीक है ना, तो मान लो SC ST से आप करते हो तो अब एप्लीकेशन फॉर्म है उनके लिए नहीं है, तब एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे एंटर करोगे, अप्लाई जो आपकी एलिजिबल यहां पर है आपकी कैटेगरी उसी को आप फिल करोगे, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, यहां पर लिखा हुआ भी है कि इंटरव्यू के टाइम पर आपको मूल प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करना होगा, ये वाला। ठीक है ना, तो यहां पर हम भर देते हैं जो भी आपका है रेस्पेक्टिव, उसके अकॉर्डिंग आपको बढ़ना है। ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए मैंने आपको डेट बता दिया है, 6 मंथ कब से आपको मेजर करके चलना है। ठीक है ना, अच्छा इसके बाद में इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए। अगर आप फिजिकली कोई भी यहां पर आपके सामने बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो अब यस नो अपने अकॉर्डिंग करके चलेंगे। ठीक है ना, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट है, अगर आपके है तो आपको प्रमाण पत्र है इंटरव्यू के टाइम पर आपको यहां पर शो करना होगा। ठीक है, इंटरनल कैंडिडेट है, मतलब आप पहले के साथ पहले वर्किंग है HL के साथ में किसी भी पोस्ट पर,
देन आपको यस नो के अंदर अगर आप यस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है डिटेल्स इंटर आ जाएगी कि किस ग्रेड पर आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। तो नो अगर आप करते हैं तब आपके सामने डिटेल्स हैं एलिमिनेट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। अगर यस पे करते हैं तो आपके सामने जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने 1 by 1 डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए जैसे यहां पर आप करते हैं तो यहां पर पद का नाम, आपका ग्रेड स्केल क्या है, वर्तमान में प्रेजेंट की डिटेल्स क्या है, वो सब आपको एंटर करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो इस टाइप से देख सकते हैं जो अगर वर्किंग में है एचएल के अंदर तो वो सब ये डिटेल्स फिल करेंगे अपनी, ठीक है ना। अगर मैं यहां पर नो पर करता हूं ये एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए ठीक है ना। तो इसके बाद में नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के आदिवासी हैं, अपने अकॉर्डिंग यस और नो सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। भूतपूर्व सैनिक हैं, अपने अकॉर्डिंग पर्सनल डिटेल्स हैं सारी अपने अकॉर्डिंग आपको फिल करनी है, ठीक है ना। सशस्त्र सेना के पूर्व अधिकारी आप रहे हैं तो यस और नो अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको लेटेस्ट जो कलर साइज फोटोग्राफ है मैक्सिमम यहां पर 180 केबी तक आपको किलोबाइट तक आपको अपलोड करना है, अपना जो कलर फोटोग्राफ है उसको अपलोड करना है। तो यहां पर एज ए सैंपल फॉर्म के अंदर मैं कर देता हूं फिल ताकि हम फॉर्म को प्रोसीड कर पाए, ठीक है ना, फॉर्म को प्रोसीड कर पाए, ठीक है। चलिए तो यहां मैंने एंटर कर दिया फोटोग्राफ को। अब यहां पर आपको डिटेल्स है उनको एक बार देख लेना है वापस से, क्योंकि ये डिटेल्स जो आपने फिल कर दी ये वापस से एडिट नहीं हो पाएंगी। एक बार ये सबमिट हो गई उसके बाद में एडिट नहीं हो पाएंगी। तो आपको अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद में एक बार देख लेना है वापस से। कोई जल्दीबाजी नहीं है आपको, क्योंकि अभी जस्ट एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए तो जल्दीबाजी के अंदर नहीं बढ़ना, आराम से शांत दिमाग के साथ में अपनी पूरी डिटेल्स 1 by 1 इंटर करनी है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट आपको यहां पर मैं अगर सबमिट यहां डिटेल्स करता हूं तो आपके सामने एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट, अगर कोई एरर आ रही है तो उसको हम फाइल मस्ट बी 25 केबी, मतलब आपके सामने जो मिनिमम है 25 केबी तक की होनी चाहिए। तो हम और कोई दूसरी फाइल है जो 25 केबी तक की उसको अपलोड कर देते हैं, तो और अदर देन जो 25 केबी तक है उसको अपलोड कर देते हैं अगर वो हो पाती है तो, ठीक है ना। आपको अपने अकॉर्डिंग जो है वो सेलेक्ट करके चलेंगे, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके चलेंगे, ठीक है ना। तो आपकी फाइल जो है 25 केबी से ज्यादा और 180 केबी से कम, ठीक है ना, इस रेंज के अंदर जो फाइल है वो आपकी जो इमेज है वो होनी चाहिए। लेटेस्ट वाली फोटो है वो आपको लगा कर, मतलब 6 मंथ आप मानकर 6 मंथ की ड्यूरेशन का आपका जो लेटेस्ट फोटो है उसको आपको यहां पर इंटर करना होता है, ठीक है ना। बाकी जो भी डिटेल्स होगी आपके सामने डिस्प्ले कर दी जाएगी अगर आप फॉर्म प्रोसीड ही नहीं होगा उसके बाद में, ठीक है ना, फॉर्म प्रोसीड ही नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो इसके बाद में नेक्स्ट जो है ये डिटेल्स जो आपके सामने, इसको दूसरी अगर हम सेलेक्ट करें, अगर मान लो 25 केबी तक दूसरी फाइल है उसको मैं सेलेक्ट करता हूं कोई फाइल को, ठीक है, कोई अदर देन फाइल सेलेक्ट करते हैं तो 25 केबी तक की आपकी साइज हो, ठीक है। तो दूसरी फाइल को मैं यहां पर एंटर करता हूं, पच्चीस के बी मिनिमम साइज होनी चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है, मिनिमम साइज हो 25 केबी। चलिए तो ये अपन इंटर कर देते हैं 25 केबी मिनिमम, फोटो की मिनिमम साइज है वो 25 केबी आपके पास में रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए ये हमने यहां पर कंफर्म कर दिया, ठीक है। तो 25 केबी से ज्यादा आपकी पहले से सेट करके रखो, अपना फोल्डर बना करके 25 केबी से ज्यादा हो और 180 केबी से कम की आपके पास में अपनी लेटेस्ट वाली जो इमेज है कलर फोटोग्राफ आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। ये डिटेल्स हम जैसे ही हमने सबमिट किया तो आपके सामने अब एप्लीकेशन फॉर्म यहां डिस्प्ले होना शुरू हो गया आपके सामने। कौन कौन सी डिटेल्स हैं एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट करनी है 1 by 1 मैं आपको यहां पे बताता जाता हूं ताकि आप अवेयर रहेंगे तो गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए ये अब एप्लीकेशन फॉर्म आपका ओपन हो रहा है। हमने इमेज इंटर की थी वो आपका इमेज है यहां पर डिस्प्ले हो रही है आपकी। अच्छा आपका जो किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, डिजाइन ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करोगे, यहां पर डिजाइन ट्रेनिंग ऑटोमेटिकली आपका लिखा हुआ जाएगा। एप्लीकेशन नंबर ऑटोमेटिकली यहां पर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। नेम, डेट ऑफ बर्थ ये सब इंटर है।
आधार नंबर आपको यहां पर अपने इंटर कर देना है, पहले सामने रखो आधार नंबर को वेरीफाई करके कि भाई आपका आधार नंबर जो एज इट इज आपको इंटर करना है, जल्दीबाजी में हड़बड़ाहट के अंदर नहीं बढ़ना है, जो आधार नंबर एज इट इज आपको यहां पर इंटर कर देना है, मैनुअली इंटर करना है। जैसे यहां पर हम कोई भी डिजिट अगर इंटर करना चाहें तो यहां पर इस टाइप से आप डिजिट इंटर करोगे, ठीक है ना, तो इस टाइप से आप आधार नंबर अपने इंटर करोगे। इसके बाद में जेंडर ऑटोमेटिकली आपने फिल कर दिया था, कैटेगरी आपने सेलेक्ट कर दी, अदर देन SC ST आपको फॉर्म फी पे करना है, ठीक है ना, SC ST के लिए फॉर्म फी नहीं है। यहां पर हम सबमिट नहीं करेंगे क्योंकि आपको अगर सबमिट करते हो तो उसके अकॉर्डिंग HL का मैनेजमेंट आपके लिए सीट भी उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करेगा, तो सारा मैनेजमेंट अपन जो डिस्टर्ब नहीं करेंगे चीजों को यहां पर, ठीक है ना। तो क्योंकि आप यहां पर बुक करते हो तो अगर मान लो सबमिट करते हैं अपन फाइनल फॉर्म यहां पर सबमिट भी हो जाएगा, लेकिन तो सबमिट करते हैं तो आपको HL है बाकायदा सीट प्रोवाइड करेगा, वहां पर आपको बैठने के लिए आपका CBT के लिए सिस्टम बुक करेगा, ठीक है ना। तो रिसोर्सेज का अपन मिस यूज नहीं करेंगे, फाइनल सबमिट नहीं करेंगे। यहां पर फादर्स नेम स्पेलिंग 10th क्लास की जो मार्कशीट है, वापस से बोल रहा हूं 10th क्लास की जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग एज इट इज स्पेलिंग के अंदर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है यहां पर मदर्स नेम आपने पहले फिल कर दिया था, ऑटोमेटिकली हुआ आ गया आपके पास में, ठीक है ना। वैवाहिक स्थिति आप सिंगल या फिर मैरिड यहां पर आपको सेलेक्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए इसके बाद में है परमानेंट एड्रेस, जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उस पर जो लिखा हुआ है वो फिल करना है यहां पर, ठीक है ना। आपके आधार कार्ड पर सबसे पहले तो आपको इंटर करेंगे आप CBT एग्जाम के अंदर, तो आपका आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वो आपका परमानेंट एड्रेस यहां पर इंटर करना है आपको, ठीक है ना। तो आधार नंबर से आपका आधार कार्ड से वेरीफाई किया जाएगा कि आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। परमानेंट एड्रेस आपका डोमिसाइल के अंदर जो एड्रेस है वो होता है। करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको कोई भी मतलब लेटर कम्युनिकेशन किया जाए उसके लिए होता है, आपकी सहूलियत के लिए होता है। अदर देन आपको जो परमानेंट एड्रेस भी करस्पॉन्डेंस एड्रेस भर सकते हैं या फिर सेम भी रख सकते हैं अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, क्योंकि मान लो कोई भी कैंडिडेट है जो मान लो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो उनके वहां पर अगर लेटर का कम्युनिकेशन कोई भी पत्र वगैरह आपको भेजा जाए तो इजीली वहां पर नहीं पहुंच पाता, डाकिया वहां पर नहीं पहुंच पाता है, तो आप एक ऐसा एड्रेस जो आपके मार्केट एरिया के पास हो उस टाइप का आपका एड्रेस आप फिल कर सकते हो करस्पॉन्डेंस एड्रेस के अंदर, लेकिन परमानेंट वाला चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। परमानेंट एड्रेस आपको यहां पर एज इट इज आपको जो आधार कार्ड में है वो आपको एंटर करना है। पिन कोड कंपलसरी है, जो यहां पर स्टार मार्क किया हुआ रहता है, यहां पर रेड मार्क आपको दिख रहा होगा, वो आपको कंपलसरी भरना होता है, उसके बिना फॉर्म प्रोसीड नहीं होगा। नेक्स्ट एरर आपको शो करना लग जाएगा, ठीक है ना। सिटी एंटर करेंगे, ठीक है ना, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, स्टेट की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी इस टाइप से, वो आपको सेलेक्ट करने है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट है यहां आप जो अगर मोबाइल नंबर लैंडलाइन आपके पास में है तब तो आप यहां पर एंटर कर दोगे, मोस्ट ऑफ के पास में नहीं होगा, अगर है किसी के पास में तो आप एंटर कर सकते हैं, STD कोड है देन आपके नंबर है। मोबाइल नंबर कंपलसरी है, यहां पर लैंडलाइन कंपलसरी नहीं है, मोबाइल नंबर आपको कंपलसरी भरना है अपने जो चल रहे हैं अभी, ठीक है ना, ताकि कम्युनिकेशन हो, आपको पता लग सके कब आपकी एग्जाम डेट है या उसके अंदर चेंजेस क्या है, एडमिट कार्ड कब आएगा, सारी डिटेल्स लगभग मेल या मोबाइल नंबर के थ्रू कम्युनिकेशन किया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये सब डिटेल भरने के बाद में अगर आपको सेम रखना है, मतलब करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको सेम रखना है, तब तो आप इसको क्लिक कर दोगे, सेम डिटेल इसके अंदर फिल हो जाएंगी। अगर आपको सेम नहीं रखना है तब आप ये डिटेल्स अदर चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग मैनुअली टाइप कर सकते हैं। सेम डिटेल्स हैं, सेम आपको मोबाइल नंबर अपने एंटर करने हैं, ठीक है। चलिए करस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करने के बाद में यहां आपको नियरेस्ट आपका रेलवे स्टेशन एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको यहां पर अपना मैनुअली टाइप करना है, क्लियर है। इसके बाद में आपका डोमिसाइल कौन से स्टेट का है, आपको जो मूल निवास बना हुआ है कौन से स्टेट का है वो आपको एंटर कर देना है यहां पर, तो आपको लिस्ट डिस्प्ले होगी उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर फिल कर देना है। रिलीजन के अंदर यहां पर आप कौन से रिलीजन के अंदर आप मानते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट, ये सब डिटेल्स हमने पहले फिल कर दिया था तो ऑटोमेटिकली यहां पर फिल हुई है, ठीक है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके सामने एजुकेशनल आपकी डिटेल्स है वो आपको मार्कशीट सामने रखो, उसके बाद में फिल करना है, ठीक है ना। सबसे पहले बोर्ड का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम नहीं है, कौन सी स्कूल से किया उसका नाम नहीं है, नेम ऑफ द बोर्ड, कौन से बोर्ड से किया, आपने स्टेट बोर्ड से किया, आपने सेंट्रल बोर्ड से किया है, कौन से वाले स्टेट बोर्ड से किया है उसका नाम यहां पर एंटर करना है। जैसे मान लो आपने राजस्थान स्टेट बोर्ड से किया है तो RBSC कंप्लीटली राजस्थान स्टेट जो आपका बोर्ड है RBSC एज इट इज आपको नेम एंटर करना है। आपने बिहार स्टेट बोर्ड से किया है तो बिहार एंटर करना है, आपने यूपी बोर्ड से किया है तो यूपी आपको एंटर करना है, एज इट इज आपने बोर्ड का नाम लिखना है, ठीक है ना। इसके बाद में आपके परसेंटेज है या फिर CGPA है, आपने
सीबीएसई से किया है तो सेंटर बोर्ड से किया तो सीबीएसई आपको एंटर करना है। परसेंटेज है या फिर आपके सामने आपके सीजीपीए है उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर फिल करना है एज इट इज सेम 2 डिजिट तक आपको एंटर करके दिया जाता है एज इट इज आपको फिल करनी। इसके बाद में आपको उत्तीर्ण होने का वर्ष ये आपको यहां पर लिस्ट अपने आप में डिस्प्ले हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है भाई। यहां पर सेम आपकी 12th क्लास की डिटेल 12th क्लास की डिटेल को देखो यहां पर मार्क नहीं किया गया है क्योंकि जो स्टूडेंट जिन्होंने 10th के बाद में डायरेक्ट डिप्लोमा किया है तो वो डिप्लोमा की डिटेल उनको फिल करनी होगी यहां पर, तो वो 12th वाली डिटेल यहां पर फिल नहीं करेंगे, ठीक है ना। तब यहां पर ये स्टार मार्क नहीं है क्योंकि वो 12th किया ही नहीं है, 10th के बाद में डिप्लोमा देन आपका बीटेक है तो वो भी एलिजिबल है कैंडिडेट। तो अगर आपने 12th किया तब आप ये डिटेल भरोगे, नेम ऑफ बोर्ड, आपके परसेंटेज है या फिर सीजीपीए है और यहां पर आपका उत्तीर्ण होने का वर्ष जो है मेंशन होता है, बाकायदा मेंशन किया जाता है। आप मार्कशीट पे देखो कौन सा ईयर है, वो आपका कंप्लीट सेशन नहीं दिया जाता, जैसे 2010-11 नहीं 2011 ये 2012-13 इस टाइप से एग्जैक्ट ईयर लिखा जाता है, सेशन नहीं लिखा जाता है कंप्लीट, ठीक है। तो वो मार्कशीट पर आप देखोगे एज इट इज आपको इंटर कर देना है अपना, ठीक है। चलिए इसके बाद में ग्रेजुएशन की डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री के अंदर आपका बीई है, बीटेक है, बीएससी इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा प्लस इंजीनियरिंग है। यहां पर डिप्लोमा प्लस इंजीनियरिंग आप भरते हो तो आपके सामने डिप्लोमा प्लस इंजीनियरिंग वाली डिटेल्स फिल करना आ जाएगा। अदरवाइज आप अगर बीटेक भरते हो तो बीटेक वाली डिटेल्स अपने पास में आपके सामने ओपन हो जाएंगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए आपने मान लो बीटेक किया है, आपने 12th वाली डिटेल भर दी, उसके बाद में आपने 10th 12th और बीटेक किया है तो उसके बाद में आपकी ब्रांच आपने पहले ही फिल कर दिया था। आपका कोर्स कितने ड्यूरेशन का 3 ईयर के लिए दिया गया है जो जिन्होंने डिप्लोमा के बाद में डिग्री किया है, अदरवाइज 4 ईयर के लिए 5 ईयर के लिए दिया गया है। जो इंटीग्रेटेड कोर्स वाले हैं बीटेक प्लस एमटेक वाले हैं उनके लिए इंटीग्रेटेड कोर्स वाला, तो अपने अकॉर्डिंग आपके सामने ऑटोमेटिकली डिटेल्स आती जाएंगी, ठीक है। तो चलिए 4 ईयर के फुल टाइम आपका 4 ईयर इंस्टीट्यूट का नेम लिखना है, ठीक है ना। यहां पर आपका इंस्टीट्यूट का नेम लिखना है, आप आईआईटी से पास आउट है, किसी एनआईटी से पास आउट है या फिर कोई स्टेट का आपका अगर कोई भी यहां पर अपना इंस्टीट्यूट है उससे आप पास आउट है, मतलब आपने कॉलेज का नाम लिखना है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। उसके बाद में यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी। मान लो आपने किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अगर पास आउट किया है तो यहां पर आप जो है यूनिवर्सिटी का नाम लिखोगे, यहां पर आपके कॉलेज का नाम आ जाएगा, वरना आपका जो यूनिवर्सिटी है वही आपका जो है इंस्टीट्यूट है। किसी भी आईआईटी एनआईटी से आपने किया है तो आप डायरेक्टली इंस्टीट्यूट का नाम और यूनिवर्सिटी का नाम यहां पर कंपलसरी है आपको भरना, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में आपने स्कोर, आप सीजीपीए का स्कोर है या फिर आपके सामने परसेंटेज का, तो आपको यस नो के अकॉर्डिंग जो है यहां पर फिल करना है कि आपके सीजीपीए है, डू यू हैव सीजीपीए स्कोर, यस और नो अपने अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद में आपको परसेंटेज इंटर करनी होंगी, यहां पर परसेंटेज आपको एंटर करनी होंगी। परसेंटेज के अंदर आपका पहला सेमेस्टर दूसरा सेमेस्टर का कंबाइंड बनेगा आपका, कि यहां पर फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गई, 2 सेमेस्टर होते हैं, पहला और दूसरा, दोनों के ऐड टोटल मार्क्स ऐड करोगे, मतलब जिनके 1000 है उनको 2000 यहां पर एंटर करना है और उनको ऐड करके लिख देना आपने 2000 में से कितने मार्क्स आपको ऑब्टेन हुए, परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाए। जैसे मैं मैनुअली एंटर करता हूं, यहां पर मान लो कि आप 2000 है, उनमें से आपको 1500 मिले, आपके कंसोलिडेटेड जो मार्कशीट है उसके अंदर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में यहां पर परसेंटेज है वो आपके सामने आपको कैलकुलेट करके ऑटोमेटिकली यहां पर आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे, या फिर आप जो फिल कर देना आपको मैनुअली। अच्छा, जो स्टूडेंट देखना यहां पर आपके सामने जो एक मैसेज आ रहा है, पॉपअप मैसेज लिखा हुआ आ रहा है कि फाइनल ईयर के कैंडिडेट हैं उनको 6 सेमेस्टर तक, क्योंकि उनका 3rd ईयर कंप्लीट हो गए, 6 सेमेस्टर कंप्लीट हो गए, तो 6 सेमेस्टर की डिटेल आपको एंटर करनी है और आपको जो 7वां और 8वां सेमेस्टर है उसके आगे 0 मेंशन कर देना है। और आपको कब तक, आपका जो अगस्त तक बोला गया है, जो कि भी आपका जो फाइनल जो मार्कशीट है वो आपकी आ जानी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज आपका जो कैंडिडेट है उनको कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फाइनल ईयर एलिजिबल है यहाँ पर, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो फाइनल ईयर वाले 7 और 8 जो आपका सेमेस्टर है उसके अंदर 0 एंटर करेंगे। आपको लिखा हुआ है कि आपको मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स है उनके अंदर आपको 0 एंटर करना है, एंटर 0 करना है। अदरवाइज आपने पास आउट स्टूडेंट है तब आपने मार्क्स यहाँ पर एंटर कर देंगे आप, ठीक है। तो टोटल आप अपने मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, आपको ऑब्टेन कितने हुए हैं, आपके परसेंटेज कितने, ठीक है। मिनिमम क्राइटेरिया उसको आपको फिल करना है कि भाई अदर देन एससी एसटी आपको 70% और बाकी है उनको 60% का क्राइटेरिया फिल होना चाहिए। और जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है उनको यहाँ पर 0 एंटर करना है, लिखा हुआ है बाकायदा कंप्लीट डिटेल, ठीक है ना। तो इनको आप एंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको उत्तीर्ण होने का ईयर, अगर आप यहाँ पर अपीयरिंग के अंदर आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपके सामने ऑप्शन डिस्प्ले होने लग जाएंगे। अगर आप पास आउट के अंदर भरेंगे तब आपके सामने ईयर डिस्प्ले होने लग जाएंगे। तो अपने अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग आपको ईयर इंटर कर देना है, ईयर को इंटर कर देना है। इसके बाद में नेक्स्ट है वर्किंग आपको एक्सपीरियंस, यस नो अपने अकॉर्डिंग आप जो है यहां पर फिल करेंगे। अच्छा, इसके बाद में सेंटर देख लेना, यहां पर आपके सामने एग्जाम सेंटर कौन कौन से हैं, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इनकी प्रायोरिटी अगर अवेलेबल रहती है सीट तब तो आपको अलॉट कर दिया जाएगा, अदरवाइज सेकंड या फिर थर्ड, इनके अकॉर्डिंग जो है आपको सेंटर अपने हिसाब से सेलेक्ट करने हैं। ये सारे जो आप सेंटर्स हैं उनको देख सकते हैं, ये एग्जाम सेंटर्स यहां पर डिस्प्ले किए गए हैं, ठीक है ना। तो इन एग्जाम सेंटर को ध्यान से देख लेना, अपने अकॉर्डिंग जो है आप फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे एग्जाम सेंटर्स हैं, ठीक है। तो आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस वो रखें जो आपको चाहिए है, उसके बाद में सेकंड प्रायोरिटी क्या है आपकी, थर्ड प्रायोरिटी क्या है, अपने अकॉर्डिंग आपको फिल करना है, ठीक है ना। ये सारे आपके एग्जाम सेंटर आप एटलीस्ट देख कर चलें, ठीक है ना। जो भी कैंडिडेट आपके नियर बाय जो सेंटर है उसको अकॉर्डिंग आप अपना फिल कर सकते हैं। अच्छा, परीक्षा के लिए आपका जो प्रीफर्ड आपका जो लैंग्वेज है उसके अंदर ऑप्शन है हिंदी और इंग्लिश का, ठीक है ना। तो हिंदी में चाहिए या फिर इंग्लिश में चाहिए, आपको जो है इंग्लिश वाला जो है बाय डिफॉल्ट यहां पर रहता है ये, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर फिल कर सकते हैं कि आपको हिंदी में चाहिए या फिर इंग्लिश में चाहिए, या आपको लैंग्वेज पूछा गया है प्रीफर्ड लैंग्वेज फॉर टेस्ट, ठीक है ना। तो हम एज एक लैंग्वेज यहां पर आप सेलेक्ट करके चलेंगे। ये सारी डिटेल्स आपने कंप्लीट फिल कर दिया, ये सारी डिटेल अपने फॉर्म की फिल कर दिया है स्टार्टिंग से, ठीक है ना। ये सारा डिटेल फिल करने के बाद में आपको यहां पर यस पर ये जो है ओके पर साइन पर क्लिक करोगे, उसके बाद में सबमिट डिटेल्स, इन डिटेल्स को सबमिट करने के बाद ये फॉर्म आपका सबमिट हो गया है। अब आपको फी पे करनी है, विदाउट फी पे किए बिना, अगर आप SC ST से बिलोंग नहीं करते हैं उनको तो फी पे नहीं करना है, तब वहां पर जो फी पे करने वाला ऑप्शन है वो नहीं आएगा, ऑटोमेटिकली आपके सामने प्रिंट का ऑप्शन जनरेट हो जाएगा, या फिर जो भी आपको रेस्पेक्टिव डिटेल्स हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे आपके सामने बाकायदा। और बाकी जो भी सारी आपकी अगर OBC से बिलोंग करते हैं या आपकी ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या EWS से बिलोंग करते हैं उनको फी पे करना है, ठीक है ना। तो यहां पर हम सबमिट नहीं करेंगे, वो सबमिट करते ही सारी डिटेल्स जो है वो आपकी HL के पास में यहां पर डिटेल्स एंटर होती हैं, तो वो उनको अलग से इसका मैनेजमेंट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो हमें यहां पर एथिकल वैल्यूज है उनको बनाए रखेंगे, जो है डिस्टर्बेंस जनरेट नहीं करेंगे। तो यहां पर आपको कंप्लीट मैंने फॉर्म के लिए डिटेल्स बता दी हैं, जैसे ही आप इसको सबमिट करते हैं तो इसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म की जो फी है उसको आपको पे करना है, देन आपका फाइनल प्रोसेस सबमिट हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यहीं पर जो डिटेल्स इंटर करने के रिगार्ड है या फिर आपको कौन सा वाला ऑप्शन भरना है, यही मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की कंफ्यूजन होती है, और तो बाकी नॉर्मल प्रोसेस है सारा कंप्लीट। इसके बाद में भी कोई अगर आपको प्रॉब्लम रहती है तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनके अंदर अपना डाउट देखना है, उनमें नहीं मिलता है तब आपको जो हेल्प डेस्क है उस पर मेल आईडी दी गई है, वहां पर आपको कम्युनिकेट करना है। वो भी आपको अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता है तब आप कम्युनिकेट करके डायरेक्टली यहां पर कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये अपना कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस था जो मैंने आपको डिस्प्ले किया। होपफुली आपको क्लियरिटी हो गई होगी। जो डिजाइन ट्रेनिंग है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कौन सी जो आप यहाँ पर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डिजाइन के लिए कर रहे हैं फिर मैनेजमेंट के लिए कर रहे हैं, और ज्यादा डाउट्स हमने यहाँ पर ले लिए हैं। तो होपफुली आपके लिए हेल्प करेगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल के रिगार्ड, ये जो चीजें हैं आपको हेल्प करेंगी। ओके, थैंक यू डियर।